Hello everyone, good morning. Welcome to the Expert Learning YouTube channel. So, dear learner, after a long time we are back again. आज से फिर हम चैनल पे कंटिन्यू रहेंगे और आपके लिए ये जो वीडियो है ये इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम वाला जो बेसिक इंग्लिश लर्निंग के लिए हमने कोर्सेस स्टार्ट किया है जिसका पूरा विवरण जो पूरा समरी क्या क्या हम पढ़ेंगे पूरे इस कोर्स के जर्नी में वो आप जो है वोकेबलरी नंबर 1 का जो वीडियो है प्रीवियस वीडियो है जब फर्स्ट वीडियो वी स्टार्टेड द फर्स्ट डे तो उसको आप एक बार ज़रूर देखें सुने उसमें क्या क्या सिलेबस है हमारा और हम क्या क्या पढ़ेंगे। और आज का हमारा जो ये वीडियो है ये वोकेबलरी नंबर 4 है यानी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पढ़ाने का जो पैटर्न है तरीका है उसमें क्या करते हैं हम आपको डेली 10 वर्ड देते हैं, ठीक है। 10 वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं यानी 9 वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं एंड 10th वर्ड को हम आपके लिए होमवर्क के लिए देते हैं कि आप खुद से भी करिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए उसको, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अंग्रेज़ी अच्छी बन जाएगी क्योंकि पूरी दुनिया जानती है यार। अब सभी भाषा सीखने वालों क्या है, अंग्रेज़ी क्या है, एक भाषा है और भाषा सीखना है हमें तो भाषा के अंदर यानी उसके शब्दों का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो ये जो वोकेबलरी है इसका शब्द ज्ञान यानी वर्ड पावर, ये वर्ड पावर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ बैकबोन ऑफ द इंग्लिश। अगर आपकी बैकबोन कमज़ोर हो तो आप कैसे मतलब कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है चलने मतलब कि चलने में भी कोई काम करने में। उसी तरह ये अंग्रेज़ी है, अगर आपके शब्द कमज़ोर हैं तो आप अंग्रेज़ी ज़िंदगी भर अंग्रेज़ी करते रह जाओगे, कभी भी आपको कभी फील नहीं होगा, प्राउड नहीं होगा, कभी आप उसके परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर या इंग्लिश बोलने वाले सीखने वाले नहीं बन पाएंगे। इसलिए पहला फर्स्ट स्टेप है वोकेबलरी यानी शब्दकोश, वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करना। और वहीं से हम आपके लिए शुरुआत किए हैं क्योंकि जीरो से शुरुआत करना उन सब के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा जो ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ किसी तरह के कोचिंग क्लासेस नहीं होती हैं, जहाँ पे कोई बताने वाला नहीं होता है, प्लस उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। अब मैंने देखिए यहाँ पे ये हमारा जो इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम का है वोकेबलरी 4 है आज। जो भी हम 10 वर्ड सिखाते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स। इंग्लिश लर्नर्स जो अंग्रेजी सीखते हैं, सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उनके लिए, एंड स्पोकन इंग्लिश जो स्पोकन बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ इंपॉर्टेंट है, सभी तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, कैसे कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा यहाँ तक कि IAS तक, वहाँ भी क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जाएगा कि इस शब्द के सिमिलर वर्ड्स क्या हैं यानी विच इज़ द वर्ड सिमिलर टू दिस वर्ड। सो ये वर्ड हम आपके लिए ऐसी जगह से खोज के लाते हैं। न्यूज़पेपर जो इंडिया का सबसे प्रतिष्ठित, सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध अखबार हिंदू, द हिंदू पेपर है, उससे कुछ ये सारे शब्द को लेके आते हैं तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो वंस अगेन वेलकम टू द एक्सपर्ट लर्निंग एंड चलते हैं बात कर लेते हैं कि पिछला जो हमने वोकेबलरी नंबर 3 में जो हमने एक वर्ड दिया था आपको करने के लिए होम असाइनमेंट, दैट इज़ हमने बोला था इनको बताना कि आप पढ़ते हैं इसको, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। इसकी मीनिंग बताना हिंदी इंग्लिश की, और इसका सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी शब्द, एंटोनिम्स यानी कि विपरीत यानी विलोम शब्द, और इसका एग्जाम्पल बताना है आपको। तो ये कौन सा शब्द है, रिकोनाइटर। रिकोनाइटर जो मतलब कि छात्र अंग्रेजी में थोड़ा कमज़ोर है वो उनसे अपील करेंगे कि इनको तोड़ तोड़ के पढ़ें। यहाँ तक पढ़ लें कोनोइटर, 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 ठीक है। रिकोनाइटर, 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 ओके। आपके पढ़ने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसको पढ़ेंगे ये। अभी हम इसको देख लेते हैं अच्छे से। तो ये रिकोनाइटर क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। ये एक वर्ब है। अब सोचिए कि वर्ब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको ज्ञान होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी की फर्स्ट स्टार्टिंग ग्रामर का फर्स्ट। अब वर्ड हम पढ़ रहे हैं उनकी पहचान भी ज़रूरी है कि क्या होगा, कौन सा वर्ड क्या कहलाएगा, क्योंकि 8 ही तरह के वर्ड होते हैं पूरे अंग्रेजी में, दैट इज़ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे ग्रामर का जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो उसका बेसिक्स वही से स्टार्ट होता है,
बट बिफोर स्टार्टिंग द इंग्लिश लर्निंग वी शुड नो, वी शुड इन्हेंस द वर्ड पावर, हमें अपनी वर्ड पावर को बढ़ाना होगा। तो ये शब्द जो था रिकोनाइटर, ये वर्ब है, इसका इंग्लिश मीनिंग, हाँ सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई वर्ड दिखेगा तुरंत निकालेंगे डिक्शनरी या मोबाइल, क्या करेंगे, हिंदी हिंदी अर्थ ढूंढने लग जाएंगे। अरे हम हिंदी भाषी हैं, हिंदी से पैदा हुए, हिंदी भी चल रही है, तो हिंदी से हिंदी ही सीखेंगे क्या, नहीं ना। अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में ही सीखेंगे। तो फर्स्ट ट्राई कीजिए, नहीं आ रहा तो फिर उसका थोड़ा हिंदी देख लीजिए। तो इसको क्या है, इसका मीनिंग टू सर्वे अ प्लेस और सिचुएशन फॉर प्लानिंग पर्पजेस। ठीक है, क्या करना है, एक तरह से जो पूरी बात करें, टू सर्वे, सर्वे मतलब होता है किसी चीज़ का सर्वे करना, टू सर्वे अ प्लेस और सिचुएशन फॉर प्लानिंग पर्पज, कुछ प्लानिंग है, कुछ काम करने के लिए कुछ सर्वे करना, ठीक है, तलाश करना, खोजना, देखभाल करना किसी चीज़ का। ठीक, तो इस तरह से ये शब्द हो गया, इसका मतलब हो गया। और इसका समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम्स क्या है, इंस्पेक्ट एंड एग्जामाइन। इंस्पेक्ट एंड एग्जामाइन, इंस्पेक्ट होता है ना, इंस्पेक्ट मतलब कि अब इंस्पेक्ट करना, चेक करना, जांच करना, ठीक है, एग्जामाइन मतलब जांच करना, वही बातें हैं, मतलब इसके सिमिलर है। तलाश कर रहे थे, अभी जांच कर रहे हैं, किसी काम के लिए कोई काम करना है उसके लिए तलाश कर रहे हैं, कोई जगह हो गई, कोई चीज़ हो गया, तो इस तरह से। और इसका एंटोनिम्स क्या है, विपरीत शब्द, दैट इज़ इग्नोर या ओवरलुक। ठीक है, इग्नोर कर देना, टाल देना, या उसको बिल्कुल से त्याग देना, दैट इज़ ओवरलुक। मतलब कि ओवरलुक कहते हैं ना, देख के निकल गया, ओवरलुक कर गया वो। तो नेक्स्ट है, इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। कोई भी शब्द का एग्जाम्पल, ये तरीका है पढ़ने का, क्योंकि उसका आप एक मीनिंग देख लीजिए इंग्लिश, फिर उसकी हिंदी मीनिंग देख लीजिए, फिर उसका समानार्थी शब्द और एंटोनम्स, क्योंकि ये हर एग्जाम में आता है। आप कहीं भी इंग्लिश का पेपर होगा, वहाँ पे आपके सिनोनिम्स और एंटोनम्स के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ये बोल देगा इसका अपोजिट वर्ड क्या है, अपोजिट वर्ड मतलब एंटोनम्स, ठीक है, विपरीत शब्द। अब इसका हम सेंटेंस भी प्रयोग करना भी आ जाए, ताकि हमें ये याद हो जाए शब्द, तो वो अपने हिसाब से आप याद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में इसको समझ ही गए हैं कि इसका मतलब है तलाशना या खोजना, तो अब यहाँ पे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि पुलिस ऑलवेज रिकोनाइटर द मोमेंट ऑफ द रिकोनाइटर। यहाँ पे देखिए TRE है, वहाँ पे TER था, तो ये मतलब समझिए गलत है। इसका ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, सेम वर्ड है, दैट इज़ सेम वर्ड। ओके, कोई कोई शब्द होते हैं इस तरह से, तो आपको सीखना होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या कर लेते हैं, सॉरी फॉर, तो इसका एग्जांपल है, पुलिस ऑलवेज रिकोनाइटर द मोमेंट ऑफ द मिलिटेंट्स। मिलिटेंट्स क्या होता है भाई, मिलिटेंट मतलब आतंकवादी या जो मॉब होते हैं, मॉबलिस्ट या नक्सली, जो लोग हमेशा जो देश में अशांति फैलाते हैं, तो उन लोगों को हम मिलिटेंट्स बोलते हैं। पुलिस ऑलवेज रिकोनाइटर यानी तलाश करती है द मोमेंट ऑफ, मोमेंट मतलब कि चलना फिरना, उनके जो चलने की जो होती है, पता चलता है, हमें जानकारी मिलता है मिलिटेंट्स की, तो उसकी पुलिस जो है हमेशा तलाश में रहती है। तो इस तरह से हमारा ख़त्म होता है। ये पिछला 10th वर्ड था, लास्ट फ्रॉम द प्रीवियस 3rd वोकेबलरी। ओके, सो अभी वी आर नाउ जंपिंग इन द 4th, नंबर 4 वोकेबलरी यानी शब्दकोश संख्या 4। आज हम चौथा पढ़ाएंगे। अगर जिनको भी डाउट हो वो पिछले 1 2 3 4 3 तक ज़रूर देखें, और चौथे में आज हम चल रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। ओके, सो आज हम इन 10 शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से शब्द हैं, पेरिलस, दीज आर द 10 वर्ड्स फॉर टुडे। आज हम इस 10 शब्दों के बारे में, पहले हम 10 शब्दों को आपके सामने रख दिया है कि इनको एक बार प्रेफर कर लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ में घुसने के पहले उसके पहले में जानना कि क्या क्या चीज़ें आज हम पढ़ने हैं। तो पहला है पेरिलस, दूसरा है परवेशिव, तीसरा है मॉकरी, फोर्थ है मिनेश, डैंडलिंग, ट्राइस्ट, रैचेटिंग, प्रीएम्प्टिव, विशनिटी, स्कॉर्च। ओके, इस तरह से चलते हैं, हम घुसते हैं। पहला वर्ड था पेरिलस। क्या था पहला वर्ड, पेरिलस। ओके, एक मिनट थोड़ा सा, तो फिर से शुरू करते हैं। अभी हम पेरिलस के बारे में पढ़ रहे थे, दैट इज़ एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है, ये एडजेक्टिव है, पेरिलस। ओके, इसको कैसे पढ़ेंगे, पेरिलस। ठीक है, जो लोग कमज़ोर हैं अंग्रेजी में, उनके पढ़ने के लिए मैं तरीका बता रखा हूँ कि शब्दों को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। पेरिलस, पेरिलस। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, फुल ऑफ डेंजर और रिस्क, यानी काफ़ी जोखिम भरा। ओके, हजार्डस, हजार्डस यानी खतरनाक। ओके,
तो इसका सिनोनिम्स क्या है? सिमिलर वर्ड्स, इंग्लिश में दूसरा इसको सिनोनिम्स को बोलते हैं सिमिलर वर्ड्स, यानी हर एक के अंग्रेजी और भी सिमिलर शब्द, उसके समानार्थी शब्द क्या होंगे, वो भी समानार्थी, यानी समान अर्थ उसके जैसा अर्थ वाला कोई और शब्द भी होता है क्या? हाँ होता है, दैट इज़ वल्नरेबल, डाइसी, इसी से रिलेटेड है, ठीक है, यानी खतरनाक, ओके, डेंजरस, ये चीज़ें इसी से रिलेटेड है, इसलिए एक का शब्द समझ गया तो मतलब समझ उसी के सिमिलर वर्ड है। नेक्स्ट है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या है इसका? सेफ़ एंड सिक्योर, ठीक है, यहाँ पे खतरा था, अभी उसका जस्ट उल्टा क्या हो गया भाई, कि वो सेफ्टी सिक्योरिटी, ठीक, सेफ एंड सिक्योर। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, सेंटेंस में प्रयोग कर लेते हैं, क्या है? अवर इकोनॉमी, अवर करंट इकोनॉमी इज़ इन अ पेरिलस स्टेट। अवर मतलब क्या? हमारे देश की करंट इकोनॉमी यानी वर्तमान जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमी ठीक, यानी होता है आर्थिक, अर्थशास्त्र, अर्थ मतलब हमारे जो धन संपदा है देश के, इज़ इन अ पेरिलस स्टेट। पेरिलस स्टेट मतलब अभी पढ़े हो, पेरिलस, ये इसी का इस्तेमाल करने का मतलब होता है हम कोई एक ऐसा सेंटेंस बनाए, अपने घर में बना लो भाई, कि माई स्टडी इज़ इन पेरिलस स्टेट, माई स्टडी इज़ इन पेरिलस, मतलब हमारी स्टडी जो है काफ़ी डेंजर में, हम पढ़ लिख रहे नहीं हैं तो क्या होगा, हमारा कैरियर इन डेंजर, our career is in perilous. So try to learn these words and the English in that base. Okay, nothing is difficult, nothing is hard. If you will put up your effort, everything will become easy. Okay. So let's do the next word, that is pervasive. अगला शब्द आपका है परवेशिव, परवेशिव, इसको एडजेक्टिव है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते पढ़ते हैं? इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? द प्रेजेंट और नोटिशिएबल, नोटिशिएबल, ओके, नोटिशिएबल इन एवरी पार्ट, सब जगह, एवरी पार्ट मतलब सब जगह, पार्ट मतलब जगह, सब जगह नोटिशिएबल यानी जो नोटिस किया जा सके, या फिर प्रेजेंट हो यानी कि सब जगह, जो हर जगह फैला हो, व्यापक। इसका सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स है एक्सटेंसिव एंड प्रेवलेंट, ओके। इसका सिनोनिम्स क्या है? समानार्थी क्या शब्द है? एक्सटेंसिव एंड प्रेवलेंट, ओके, सेम शब्द, दीज आर द सिमिलर। सो अगर इसका आपको मीनिंग पता चल गया क्या है, हर जगह उपस्थित होना या व्यापक होना या फैले होना, तो उसका ही उससे सेम वर्ड है एक्सटेंसिव। ऐसे क्वेश्चन आता है कि परवेशिव से सिमिलर वर्ड्स बताइए, दिया रहेगा प्रेवलेंट और कुछ दे देगा उल्टा पुल्टा, ये भी दे देगा, स्कार्स दे देगा, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, जब पढ़े रहोगे तभी तो आप लिखोगे, लगाओगे कि नहीं प्रेवलेंट ही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एक तरह से एग्जाम की तैयारी चल रही है, ओके। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या होता है भाई? इसका विपरीत शब्द क्या है? स्कार्स एंड लिमिटेड, यानी जस्ट उसका, स्कार्स मतलब बहुत संकुचित हो जाना, छोटा हो जाना, अभी फैल रहा था बहुत संकुचित हो जाना, लिमिटेड मतलब तो जानते ही हैं, लिमिटेड स्टॉक है, लिमिटेड है, बहुत कम। तो एग्जाम्पल सेंटेंसेस का ले लेते हैं। द परवेसिव स्मेल ऑफ द पेट्रोल मेड एवरीवन एनएक्सियस। क्या होता है एनएक्सियस? मतलब व्याकुलता, परवेसिव मतलब बढ़ चुके हैं, फैल है, व्यापक, फैलने की वजह से, स्मेल ऑफ द पेट्रोल, पेट्रोल के स्मेल फैलने की वजह से, मेड एवरीवन, मेड मतलब बना दिया क्या? सबको, एवरीवन मतलब सबको, एनएक्सियस यानी व्याकुल, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं, परवेशिव का इस्तेमाल कर लिया हम लोगों ने। अभी नेक्स्ट में चलते हैं, थर्ड वर्ड इज द मॉकरी। क्या है? मॉकरी, 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 पढ़ने वालों पढ़ देख लो, मॉकरी नाउन है, क्या है? नाउन है। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है भाई? टीजिंग, रेडिक्यूल, टीजिंग या रेडिक्यूल, दीज आर दी इंग्लिश मीनिंग, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन that is also included in a similar word, that is synonyms. synonyms जैसा ही ये भी होता है। सपोज जस्ट या तो इसको एक एक्सप्लेनेशन के हिसाब से समझ लीजिए या फिर उसके सिमिलर वर्ड में ही काउंट कर दीजिए, ओके। यानी मॉकरी, मॉकरी का इंग्लिश मीनिंग है टीजिंग या रेडिक्यूल, ठीक है, रेडिक्यूल, रेडिक्यूल, इसका मतलब होता है मॉकरी यानी मजाक करना, किसी को कहते हैं ना कि मज़े लेना किसी के, ओके। क्लास में बैठे बैठे खूब एक दूसरे में ठहाके चल रहे, फन चल रहा है, जोक चल रहा है, तो इस तरह के जो चीज़ें एक्टिविटी होती है उसको कहते हैं मॉकरी। तो इसका सिनोनिम्स क्या है? समानार्थी शब्द क्या है? लाइट, सबलाइम, ठीक है, ठीक है। कोई बातों को लाइट ले रहा है, इसका मतलब ऐसे ही उड़ा रहा है मजाक में, कहते हैं ना डोंट टेक द थिंग्स लाइट, यानी कि मजाक में ना लो। एंड सबलाइम, दीज आर दिस सिमिलर वर्ड्स एंड सेम समानार्थी शब्द इसके मॉकरी के। इसके उल्टा एंटोनिम्स, इसका विपरीत शब्द यानी अपोजिट शब्द क्या है? अर्थली एंड इनडेलिकेट। क्या? इनडेलिकेट, इसके जस्ट विलोम शब्द हैं, इनको आप याद करना पड़ेगा। यानी ये मजाक वाली बात थी, तो मजाक उल्टा क्या होगा? बिना मजाक, यानी सीरियसनेस, जो गंभीर
ठीक है। इनडेलिकेट मतलब गंभीर। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? नो मॉकरी ड्यूरिंग क्लास, टीचर आता है चिल्लाता है, बड़ा गप गप चल रहा होता है क्लास में, टीचर आते हैं चिल्लाते हैं, कहते हैं नो मॉकरिंग ड्यूरिंग क्लास, क्लास के अंदर हम क्लास लेने वाले हैं, हमारी क्लास में कोई मॉकरिंग नहीं होगी, नो मॉकरी, नो मजाक, नो जोक्स। नेक्स्ट शब्द है आपका मिनेस। मिनेस क्या है? ये एक नाउन या वर्ब के दोनों के रूप में प्रयोग हो सकता है। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? बी अ थ्रेट और पॉसिबल डेंजर टू, ठीक है, किसी भी बात को लेकर काफ़ी खतरा या डेंजर या भयभीत परिस्थिति, यानी संकट आ जाना, भयावह स्थिति आ जाना सर लाइफ में, इस तरह की बातें हो तो उसमें मेनेस बोलते हैं, मेनेस, ठीक है। इसके अगला इसका सिनोनिम्स है हजार्ड या थ्रेट। हजार्ड मतलब बोलते हैं वेरी हजार्ड थिंग्स, यानी कि काफ़ी डेंजरस चीज़ें, डेंजरस स्थिति। एंड थ्रेट यानी धमकी मिलना। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या है इसका? डिलाइट एंड प्लेजर, जस्ट उसका उल्टा हो गया, खतरा था यहाँ पर अच्छा आ गया, खुशहाली आ गई। प्लेजर, प्लेजर यानी प्रसन्नता, हैप्पीनेस, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। अफ्रीकाज एलिफेंट्स आर स्टिल मेनेस्ड बाय पॉचिंग। अफ्रीका के जो एलिफेंट्स थे, हाथियाँ थीं, और स्टिल मेनेस्ड, वे सभी क्या हैं? मेनेस्ड यानी संकट में हैं, काफ़ी गंभीर समस्या में हैं। कि क्यों है भाई समस्या में? बाई पोचिंग। पोचिंग मतलब होता है शिकार करने वाले, शिकारियों की वजह से, जंगली शिकारियों की वजह से हाथियाँ जो है काफ़ी खतरे में हैं, डेंजर में हैं, संकट में हैं, ठीक है। इस तरह से चौथा वर्ड हो गया कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। अगला शब्द है डैंगलिंग। डैंगलिंग, डैंगलिंग, डैंगलिंग जब भी शब्द आए तो लड़कियों के लिए खासकर उनके कानों में जो बाली झूमती रहती है, झूलने को ही हम बोलते हैं डैंगलिंग, कहते हैं। वो देखो ईयरिंग डैंगलिंग हो रहा है उसके, ईयरिंग्स डैंगलिंग, ईयरिंग पहनते हैं ना कान में, तो दैट इज़ द डैंगलिंग, ठीक है। डैंगलिंग, डैंगलिंग को क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में? दैट इज़ एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे इसको इंग्लिश में? मीनिंग क्या है इसकी? हैंगिंग और स्विंगिंग लूजली, जो ढीले ढीले टाइप का झूल रहा हो कानों में, जैसे या कोई चीज़ आप तार पे कुछ लटका रखे हो, एकदम झूल रहा हो। मिर्ची भी लटकाए रहते हैं लोग, देखा होगा कई घरों में, नींबू मिर्ची, तो वो डैंगलिंग कर रहा है, ठीक है। झूलने या लटकने वाली बातों को डैंगलिंग बोलते हैं इंग्लिश में। इसका सिनोनिम्स क्या है? ड्रूपिंग या हैंगिंग। हैंग कर रहा है मतलब हैंगिंग, दैट इज़ कपड़ा हैंगिंग, द क्लॉथ्स आर हैंगिंग ऑन दी वायर। तो ड्रूपिंग उसका मतलब है लटकना। इसका एंटोनिम्स देख लीजिए, दैट इज़ रेस्ड अपराइट, ठीक है। ये जस्ट इसका बिलोम है, लटकना हो रहा था, अब रेस्ड मतलब कि लटकेगा नहीं, उठा के रख दो, ठीक है। अपराइट मतलब किसी चीज़ को सही कर देना, लटक रहा था उसको उठा के रख दो। दैट इज एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? एग्जाम्पल सेंटेंस, सी वियर अ पेयर ऑफ डैंगलिंग ईयरिंग्स, मतलब कि वो एक कोई लड़की है, अपने आप को ही मान लीजिए लड़की हैं आप तो, या फिर लड़का है तो किसी लड़की के बारे में सोच लीजिए। सी वियर अ पेयर ऑफ द डैंगलिंग ईयरिंग्स, ओके। डैंगलिंग, तो इस तरह से आपका ये पाँचवां शब्द हुआ ख़त्म। नेक्स्ट है ट्राइस्ट। ट्राइस्ट का मतलब मीनिंग होता है द मीटिंग ऑफ द टू पीपल हैविंग अ रोमांटिक रिलेशनशिप। दो लोगों का मिलना। ये क्या है? एक वर्ब नाउन के रूप में इस्तेमाल हो सकता है ट्राइस्ट वर्ड। इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ द टू पीपल हैविंग अ रोमांटिक रिलेशनशिप, यानी कि रोमांटिक रूप से दो लोगों का मिलना, ये ट्राइस्ट कहलाता है। जैसे हीरो हीरोइन मिलते हैं पिक्चरों में छुप छुप के परिवार वालों से, दैट इज़ कॉल्ड ट्राइस्ट, ओके। सिनोनिम्स क्या है इसके? समानार्थी शब्द क्या हैं? दैट इज़ अपॉइंटमेंट, ये देखिए अपॉइंटमेंट या एंगेजमेंट, ठीक है। उसका सिमिलर वर्ड है अपॉइंटमेंट या एंगेजमेंट। आप इसका पूछा है कि ट्राइस्ट का सिनोनिम्स क्या हो सकता है समानार्थी शब्द, ये दो शब्द आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है एंटोनिम्स। इसका विपरीत शब्द क्या है, अपोजिट शब्द क्या है? तो इसका है डिवीजन एंड सेपरेशन, यानी अभी मिल रहे थे अब इनको अलग कर दो, हटाओ, दूर करो, तो बिछड़ना, छूटना, अलग होना। दीज आर दी डिवीजन सेपरेशन, दैट इज विपरीत शब्द, अपोजिट वर्ड ऑफ द ट्राइस्ट। इसका एग्जाम्पल है वर्किंग कपल्स फाइंड इट हार्ड टू इंडल्ज इन ट्राइस्ट, ओके। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने शब्दों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने अलग से वाक्य बना सकते हैं, आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, दैट इज सेवंथ विसिनिटी, विसिनिटी। इसको पढ़ना ना आ रहा है अच्छे से देख लीजिए। विसिनिटी पढ़ते हैं इसको, ये नाउन के रूप में इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है आसपास, हमारे आसपास, ठीक है। कहते हैं हमारे आसपास हमारा पड़ोसी, हमारे घर, हमारे आसपास जो हवा चल रही है, सांसें चल रही हैं, सब विसिनिटी बोलते हैं, विसिनिटी ऑफ दिस, विसिनिटी ऑफ दिस। तो इस तरह से विसिनिटी का मतलब है। इसका इंग्लिश क्या है? सराउंडिंग एरिया और डिस्ट्रिक्ट, या हमारे घिरा हुआ जगह या फिर सराउंडिंग एरिया। इसका सिनोनिम्स क्या है? एनवायरमेंट्स। एनवायरमेंट्स मतलब होता है घिरा हुआ कोई चीज़। प्रॉक्सिमी मतलब नज़दीक,
ठीक है, प्रॉक्सिमिटी मतलब नज़दीक, एनवायरमेंट मीन्स कोई चीज़ घिरा हुआ यानी हमारे आसपास की बातें हो रही हैं। एंटोनिम्स क्या है इसका, डिस्टेंट एंड आउटलाइंस, ठीक है, इसके जस्ट उल्टा, आसपास मतलब कि ना, आसपास मतलब कि दूर दूर, ठीक है, डिस्टेंट मतलब दूर, डिस्टेंस बड़ी हो गई, डिस्टेंस कहते ना कितना डिस्टेंस है, तो वही है, टी यहाँ पे सी ई लग जाता है तो नाउन बन जाता है। ओके, तो दैट इज़ डिस्टेंस या डिस्टेंट, दूरी, दूर होना, आउटलाइन मतलब कि दूर चले जाना। इसका एग्जाम्पल है द नंबर ऑफ द पीपल लिविंग इन द इमीडिएट विसिनिटी वाज स्मॉल, यानी कि जो ज़्यादातर लोग रह सकते थे विसिनिटी या नज़दीक, ठीक है, इमीडिएट हमारे जस्ट नज़दीक जो रह रहे थे काफ़ी संख्या कम है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, 8वां है रेचेटिंग। रेचेटिंग का मतलब होता है टू ग्रो लेस इन स्कोप और इंटेंसिटी स्पेशली स्लो और ग्रेजुअली। ओके, रेचेटिंग मतलब किसी चीज़ का ग्रेजुअली स्लो होना, कम, किसी चीज़ का कम हो जाना, ठीक, यहाँ पे। ओके, जैसे कोई हमारी मशीन होती है उसमें कोई शॉफ्ट लगा होता है, उसका घिरनी टाइप का बना रहता है, वो देखे होंगे आप कि दानेदार घिरनी होती है, जिसका काम होता है किसी चीज़ को स्लो करना, धीरे करना, बढ़ाना। तो यहाँ पे हमें स्लो करने वाली बात सीखनी है, इसका मतलब कम होना या सॉफ्ट हो जाना। नेक्स्ट इसका सिनोनिम्स पढ़ते हैं, अबेट और डिक्लाइन। इसका क्या है, अबेट और डिक्लाइन यानी कम हो जाना, अबेट होना। It has the similar words, you can connect to these words to this, यानी सेम words are there, these are the same words. नेम एंटोनिम्स, इनका उल्टा डिस्टेंड इन अपीयर, इसका जस्ट उल्टा है, ठीक है, इनको याद कर लीजिए। एंड जो मीनिंग इसका है जैसे उसका उल्टा मीनिंग होगा, और फालतू का टाइम बर्बाद करने से क्या मतलब। नेक्स्ट है एग्जाम्पल सेंटेंस, रेड्यूस्ड डिमांड एंड रेस्टिंग कॉस्ट। यहाँ देखिए रेस्टिंग वर्ड का इस्तेमाल किया हमने, कॉस्ट और फोर्सिंग स्मॉल बिजनेस टू क्लोज, सारे छोटे बिजनेस जो है बंद हो जाएंगे, क्यों, रिड्यूस द डिमांड, डिमांड की कमी यानी कि मांग की कमी होने से, या फिर कॉस्ट की कमी होने से। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज प्री एम्पटिव। प्री एम्पटिव, प्री एम्पटिव वर्ड है जिसको हम एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग है समथिंग डन बिफोर पीपल कैन एक्ट, कुछ भी ऐसा काम जो लोगों के करने से पहले होना, दैट इज़ कॉल्ड पूर्व रिक्ति पूर्व। तो इसका जो सिनोनिम्स है यानी समानार्थी शब्द है वो क्या है, एवर्टिंग, एवर्टिंग एंड डिफेंसिव। एवर्टिंग मतलब किसी चीज़ को बचाव, या पूर्व में होना मतलब बचाव होना, ठीक है। दीज आर सिमिलर वर्ड्स, अगर याद करना हो प्रीएम्प्टिव का सिमिलर वर्ड्स तो इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जो सिनोनिम्स है, इसका एवर्टिंग का मतलब है टालना या रोकना, ठीक है। और इसका एंटोनिम्स क्या है, इंसेंटिव, इनकरेजमेंट। यहाँ पर रोकना था, इसका मतलब पूर्व रिक्ति पूर्व का मतलब है कि उसके पहले ही, ठीक है, रुक जाना या समथिंग डन, कुछ भी ऐसा हो जाना जो होना चाहिए था उसके पहले ही हो जाना, ठीक है, रुक जाना कह सकते हैं आप। तो अवॉइडिंग मतलब भी रोकना, टलना, या डिफेंसिव मतलब बच जाना, ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या है, इंसेंटिव, इनकरेजमेंट, ठीक है, ये इसके एंटोनिम्स है यानी विपरीत शब्द, अपोजिट वर्ड्स, इंसेंटिव, इंसेंटिव, इनकरेजमेंट। जो लोग बड़े बड़े शब्दों की दिक्कत हो रही है इसलिए उनके लिए बता रहे हैं, ठीक है। इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर कौन है इस समय, मोदी जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अनाउंस्ड अ प्री एम्प्टिव एयर स्ट्राइक अगेंस्ट द रेबल्स। रेबल्स मतलब होता है वो विद्रोही लोग, विद्रोहियों पे उन्होंने क्या कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दिया। लोग मतलब कि कुछ करें, पंगा करें देश में, उसके पहले ही उन्होंने क्या कर दिया, एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक सुना होगा आपने, हुआ था पाकिस्तान पे पिछले साल, तो वही वाला उन्होंने भी स्ट्राइक कर दिया एयर से। तो इस तरह से आपके 9 शब्द आज के समाप्त होते हैं। और 10वां शब्द, जैसा कि हम, आपका पैटर्न पता है आपको कि क्या करते हैं हम, 10वां शब्द आपको खुद करना होता है, इसको बताना होगा कि ये क्या है, कौन सा शब्द है ये, इसको पढ़ना क्या है, आपको यहाँ पे लिखना है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों। और इसका सिनोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड्स बताने हैं, एंटोनिम्स यानी कि इसका विलोम शब्द क्या है, और एग्जाम्पल देना है, ठीक है। इस तरह से। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ट्राई करिए, सभी सब्सक्राइबर जितने भी जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम ज़्यादा ना करें, 10 लोगों को जोड़ दें आप लोग, तो क्या होगा, इस चैनल को ग्रो होने में अच्छा होगा। हम लोग इतना मेहनत कर करके इकट्ठा करके आपके लिए कंटेंट ला रहे हैं, तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमारी टीम को भी अच्छा लगेगा। हमारी टीम पूरी क्लासों, हर क्लास की जो लेक्चर लेके आना चाहती है उसको भी मोटिवेशन मिलेगा। अब नहीं हेल्प करेंगे तो वैसे कितना बेचारे डिमोटिवेट हो जाएंगे ना। सो प्लीज़
सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ट्राई टू इनहेंस द सब्सक्राइबर। आप ही लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।